मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, तो मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, यानी कि जो अभी आपके एग्जाम हुए थे सीटेट के अंतर्गत, तो उसमें मैं आपका जो पर्यावरण अध्ययन होता है यानी कि जो ईवीएस होता है उसकी मैं आप सभी बच्चों के साथ फाइनल आंसर की को क्या कर रहा था, शेयर कर रहा था, और वो भी विद ऑथेंटिक एनसीईआरटी गवर्नमेंट बुक्स की प्रूफ्स के साथ। ओके, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी, अगर मेरी क्लासेस आपने अटेंड करे होंगे तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा। हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके कौन से पेपर करने वाले हैं दोस्तों, 24 जैन वाले पेपर को करने वाले हैं। किसको? 24 जैन वाले पेपर को करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए और फटाफट मुझे बता दीजिए कि आंसर आपको नोटिफिकेशन मिला या नहीं मिला, और पूरा प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, ऑडियो सुनाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल डियर, सभी को हाय, सभी को गुड मॉर्निंग। जो बच्चे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, जो गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, उन बच्चों गुड आफ्टरनून। जो बच्चे जैसे कनेक्ट करना चाहते हो वैसे कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। कई बच्चे कह रहे हैं सर 10 जनवरी वाला करवा दीजिए, कोई बच्चा कह रहा है 23 जनवरी वाला करवा दीजिए। दोस्तों मेरे पास है ना, आप लोगों को मैंने है ना कुछ नंबर शेयर करे थे, उस नंबर पर मेरे पास जोन जोन से पेपर आए, मैं वो सारे के सारे पेपर करवाऊंगा। ठीक है, वो सारे के सारे पेपर करवाऊंगा। जैसे कि मैंने आप सभी बच्चों को बोला 1 फरवरी वाला मैंने करवा दिया, 11 जनवरी वाला करवा दिया, आज 24 जनवरी वाला करवा रहा हूं, क्योंकि आप ही लोग मुझे पेपर भेज रहे हो, मेरे को तो कहीं पेपर मिल नहीं रहा, सीटेट की वेबसाइट पर पेपर है नहीं, तो आप जितने भी हो सके मैं उतने सारे के सारे पेपर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि अभी कई बच्चों ने बोला सर 2 फरवरी वाला करवा दीजिए। एक बच्चा मुझसे मैसेज पर टकराया, मैंने बोला भाई 2 फरवरी वाला कब हुआ था एग्जाम? वो कह रहा सर मेरा 2 फरवरी को एग्जाम हुआ था। मैंने कहा यार क्वेश्चन पेपर शेयर कर दे मेरे साथ। तो बच्चा पता क्या कह रहा, सर मैं अभी नहीं कर सकता, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं आपको रिजल्ट आने के बाद शेयर कर दूंगा। मैं कहा यार अब क्या बोलूं इस बच्चे को। मैंने कहा चल ठीक है भाई मत कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बच्चा और टकराया, उसने कहा कि सर मेरा भी 2 फरवरी को हुआ था, लो मेरा पेपर ले लो। तो उस बच्चे ने मुझे 2 फरवरी वाला पेपर दे दिया है। मैं आपको कल 2 फरवरी वाला पेपर मैं अभी टाइप करवा रहा हूं, कल 2 फरवरी वाला पेपर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर और देर ना करते हुए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 24 जनवरी के दिन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में ये था, देखिए बोला गया है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। पहेली लिखा है कि कुहकू कुहकू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूं मैं भाती, बोलो हूं को क्या कहलाती। तो देखो दोस्तों क्या बोल रखा है, बोलो मैं हूं क्या कहलाती, इसका हल है। तो ये पूरी की पूरी आपको पहेली दी गई थी। एक आपका ऐसी आया था, उसमें आपका कबूतर के बारे में पूछा गया था, आज यहां से पूछा गया है। तो सीधी सीधी सी बात है, कुहकू कौन करती है? कोयल करती है। तो जिस जिस बच्चों ने अपने एग्जाम में इसका कोयल आंसर लगाया था वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया था इस पहेली के हिसाब से। अब ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कहां से पूछा गया था। ये देखो ये रहा, बोल रखा है कि कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूं मैं भाती, देखो डैश में कहलाती। तो ये कौन है? तो डायरेक्टली आप देख सकते हो कोयल है। क्या है? कोयल। कौवा तो इतना मीठा गाता नहीं है, कोयल है। तो जिस जिस बच्चों ने अपने एग्जाम में कोयल लगाया था वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया था। और भाई मैं किसी बच्चे का मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, आप लोग जितना भी बोल रहे हो 25, 26, 29, 30, 1, 28, 29 जो भी बोल रहे हो, मैं एक दिन में केवल एक ही पेपर करवा सकता हूँ ना डियर। तो डेली मैं आपको पेपर करवाऊंगा, आज अगर 24 करवा रहा हूं तो कल 2 फरवरी करवाऊंगा। जौन सा मेरे पास पेपर आता रहेगा मैं टाइप करवाता रहूंगा, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, सारे के सारे पेपर ऑलरेडी हो जाएंगे आपके। ठीक है सर, आपकी वजह से मेरे सीटेट में ईवीएस में 30 में से 29 नंबर आए। रोहित भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कोयल इज द राइट आंसर इसका। चलिए आगे चलते। अगला क्वेश्चन क्या था? तो अगला क्वेश्चन देखो ये था, बोला गया था कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में से हिरण के क्या है अधिनिकृत या फिर शिकार बढ़ने के साथ, यानी कि जो पोर्च होते हैं यानी कि जो शिकारी होते हैं वो बेलगाम हिरणों का शिकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेलगाम हिरणों का शिकार कर रहे हैं। जब बेलगाम हिरणों का शिकार करेंगे तो यहां पर बोल रखा है घास, हिरण और बाघ। तो इस पूरे के पूरे खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत कुछ वर्षों के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपसे पूछा गया था। तो ये 4 ऑप्शन थे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, आप थोड़ा है ना सोच कर समझने का प्रयास करो। अगर बीच में से हिरण को गायब कर दिया जाए, क्योंकि अनधिकारी रूप से शिकार किया जा रहा है, कुछ ना कुछ समय बाद तो ये खत्म हो ही जाएंगे ना, तो हिरण गायब हो गया। अब देखो दोस्तों, बाघ खाता था हिरण को और हिरण खाता था घास को। अब यहाँ पर हिरण रहा नहीं बीच वाला, तो यहाँ पर बाघ के ऊपर क्या पड़ेगा? काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा? नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भाई इसका ये तो एक तो मांसाहारी है, भोजन इसको मिल नहीं रहा है। और दूसरा घास के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घास को खाने वाला हिरण था भी, हिरण गायब हो गया तो घास बढ़ेगी। तो सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होगा?
घास कम होनी शुरू होगी? नहीं दोस्तों। बाघों की संख्या बढ़ जाएगी? नहीं दोस्तों। बाघों की संख्या में घट जाए? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर थर्ड। जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। क्योंकि भाई खाने वाला जो चीज था बाघ के लिए वो है ही नहीं, अब उपलब्ध ही नहीं है। और जब उपलब्ध नहीं होगा तो बाघ खाएगा क्या? और जब बाघ खाएगा नहीं, अब जिंदा कैसे रहेगा वो? तो बाघों की संख्या क्या होगी? घटनी शुरू हो जाएगी। और चौथा क्या था? बाघ अपनी खाने की आदत। अरे भाई, वही वाली एक कहावत सुनी है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या? वही वाली बात है, जब इसने अपनी आदत ही बदल ली फिर हिरण की जरूरत ही क्या थी? तो इस हिसाब से सी जिस जिस बच्चों ने लगाया बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है। शर्मा जी बिहार वाले, सर आपको 22 को भेज दिया था सर, लेकिन आपने 24 को कराने के लिए बोला था, ऐसा क्यों किया? आपको मैंने 22 को भेज दिया था। क्या 22 को भेज दिया था? भाई देख, मैं आपको बता देता हूं डियर, आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भेजने से पहले मुझे कई बच्चों ने ऑलरेडी भेज रखे हैं, तो मैं धीरे धीरे टाइप करवा रहा हूँ। जौन जौन से पेपर आते रहेंगे वो मैं आपको करवाता रहूंगा। मैंने ये थोड़ी ले रखा है कि यार मैं इस बच्चे का पहले करवाऊंगा, इस बच्चे का बाद में करवाऊंगा। भाई मेरे लिए सारे इक्वल हो, एक एक करके मैं सारे के सारे पेपर करवाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है। जैसे कि मैंने 2 फरवरी वाला टाइप करवा दिया, कल 2 फरवरी वाला एग्जाम होगा आपका। ठीक। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा खाद्य श्रृंखला थी। ये था क्लास 9th की बुक से आपका क्वेश्चन। कहा था क्लास 9th की साइंस की बुक से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब देखो दोस्तों, सीधी सीधी सी बात है, ये एक फूड चेन है। यहां देखो घास है, पेड़ पौधे हैं, फिर हिरण है और फिर बाघ है। अगर इसको बीच से हम हटा दें, शिकार करके इसको हम गायब कर दें, तो सीधी सीधी सी बात है, बाघ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बाघ के खाने के लिए कुछ है नहीं। तो इसलिए जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया था वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI 331 था। निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है? तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हो या फिर किसी भी ऐसे इलाके में रहते हो जहां की हवा बहुत प्रदूषित है, तो वहां रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे, जैसे कि दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे हमेशा AQI का एक चार्ट चलता रहता है। गुड, मॉडरेट, वेरी बैड ऐसे करके दिखाता रहता है। तो गुड का जो AI, देखो दोस्तों, AQI जो होता है वो गुड यानी कि अच्छे, ग्रीन के लेवल में, इसका रंग ग्रीन होता है आपके बोर्ड के अंतर्गत। ठीक है। इसका जो डाटा होता है वो 0 से लेकर 50 होता है। क्या होता है? 0 से लेकर 50, यानी कि आपकी हवा के अंदर जो शुद्धता है, NO2 की जो मात्रा है वो कितनी लेवल तक आपके लिए सही रहेगी? तो NO2 की मात्रा जो है वो 0 से 50 तक रहती है, तो हवा को एक शुद्ध माना जाता है। ठीक है। तो यहां पर देखो 331 दे रखा था और डायरेक्टली आपको बोल रखा था कि AQI किसको करता है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को ये क्या करता है? आपको वेरीफाई करता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर थर्ड, वायु गुणवत्ता सूचकांक, वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। ओके। तो जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर 0 से 50, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है। टेंशन मत लो भाई सोनी, मैं आपको है ना, सोनी जी 3 तारीख वाला पेपर आपने मुझे भेज दिया है, मैंने करवा लिया है, प्रिंट करवा रहा हूं। 3 तारीख वाला भी पेपर आपको करवा दूंगा मैं। ठीक है। हाँ जी। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि ये देखो, आपके इसी के अंतर्गत फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं दिखाई दे रहा होगा, गाड़ी से निकलता हुआ धुआं दिखाई दे रहा होगा। तो इस कारण की वजह से हमारी दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित रहती है, खासकर ठंडियों के दिनों में, सर्द के दिनों में। यहाँ पर यही भी बोल रखा है इन्होंने कि अगर दिल्ली के अंतर्गत जो पंजीकृत वाहनों की एक सीधी लाइन बनवाई जाए ना, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये संसार की 2 सर्वाधिक जो नदियां हैं, नाइल नदी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नील नदी, या फिर अमेजोन, इन सभी के संयुक्त के लगभग लगभग बराबर लंबी लाइन चली जाएगी। इतने ज्यादा दिल्ली के अंतर्गत वाहन देखने को मिलते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये एक ऐसी दे रखी थी बात, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स को दर्शाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का? लीजिए भाई, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मैमल फैमिली। आप सही बच्चों को पता है मैमल जो फैमिली के अंतर्गत होता है, जैसे हाथी। हाथी को आप देखोगे तो बहुत विशालकाय जीव होता है और वो क्या देता है? बच्चों को जन्म देते हैं। तो अधिकतर आपके वो सारे के सारे जीव जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, अंडों को जन्म नहीं देते, बच्चों को जन्म देते हैं, वो डायरेक्टली क्या कहलाते हैं? तो वो डायरेक्टली आपके मैमल यानी कि स्तनधारी कहलाते हैं। या कई बार हम सरल शाब्दिक शब्द में ये भी बोल जाते हैं, जो स्तनपान करवाते हैं अपने बच्चों को, वो स्तनधारी कहलाते हैं। तो यहां पर आपका स्तनधारी की बात करी गई है, तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, वेल है। क्या होगी? वेल। वेल जो होती है, कभी भी आप देखिएगा, ये मछली की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आती है, स्तनधारी कैटेगरी के अंतर्गत आती है, और ये अंडे नहीं देती, डायरेक्टली बच्चों को जन्म देती है। मछलियां वैसा अधिकतर देखा होगा आपने, वो देते हैं अंडों को जन्म, लेकिन ये डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। तो वेल जो होती है ये स्तनधारी परिवार के अंतर्गत आता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
हाँ जी डियर, कल शशि आपका कल 2 फरवरी वाला एग्जाम का पेपर वाला करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए समझ गए। अब ये देखो क्वेश्चन कहां से बना था। तो देखो दोस्तों, वैसे आपकी यहाँ पर बात करी गई है कि सबसे बड़ी मछली वेल शार्क है, और वास्तव में यह वेल नहीं है बल्कि एक बहुत ही बड़ी मछली है, और वेल मछलियों से अलग होती है। तो यहाँ क्या बोल रखा है, ये जो वेल शार्क है ये दिखने में बहुत बड़ी होती है, बोला इसे वेल मछली जाता है, लेकिन ये मछली कैटेगरी में नहीं आता, स्तनधारी कैटेगरी में आता है। तो डायरेक्टली आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, ठीक है। आपकी हिंदी की बुक के अंतर्गत ये वाला टॉपिक है, यहां से देखने को मिला था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि लंगर की प्रथा संकेत करती है। तो जल्दी से बताइए, आप कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से लंगर में गए होंगे। आप सही बच्चों को पता है कि कभी भी आप गुरुद्वारे में जाते हो तो गुरुद्वारे के अंतर्गत हमेशा लंगर चलता रहता है, जो भी भक्तगण आते हैं उनकी सेवा करी जाती है, और ये जो लंगर होता है इसके अंतर्गत मिलजुल कर काम किया जाता है। तो ये जो लंगर होता है किस ओर संकेत करती है, ये संकेत करते हैं मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन की ओर, यह मुक्त समुदाय रसोई की ओर, ये एकृत दान की ओर, यह पवित्र भोजन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये करता है मुक्त समुदाय यानी कि मुक्त समुदाय रसोई की ओर, फ्री कम्युनिटी किचन की ओर। इनका जो किचन होता है ना दोस्तों, वो सभी के लिए ओपन होता है, कोई भी आकर काम कर सकता है, कोई भी आकर मदद करवा सकता है, बर्तन धुलवा सकता है, रोटी पका सकता है, आटा बेल सकता है, कुछ भी करना हो आप जाकर कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने लगाया सेकंड, वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। सोनी भास्कर कह रही है सर आपका बर्थडे है क्या? नहीं डियर सोनी जी, मेरा बर्थडे अप्रैल में आता है, मेरा कोई बर्थडे नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन कहां से बना था? तो एक क्वेश्चन बना था दोस्तों यहां से, देखिए, गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। तुमने कभी लंगर में खाना खाया है, कब और कहां, ये बोला गया था। तो दोस्तों यहां पर क्या बोला, देखो, खाना मिलकर पकाने और खाने को लंगर कहा जाता है। तो मिलकर पकाना यानी कि फ्री है सभी के लिए, सारे के सारे वहां पर आकर डायरेक्टली सारे के सारे काम के अंतर्गत अपना हाथ बटा सकते हो। तो जिस जिस बच्चों ने लगाया दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ये पूरा का पूरा आपको ये इमेजेस देखने को मिल रही होगी, वहां रोटी पकाई जा रही है, सब्जियां पकाई जा रही है, चावल पकाए जा रहे हैं और मिल बांट कर वहां पर खिलवाए जा रहे हैं, ठीक है। डियर किसी भी बच्चे के अंदर 82 नंबर है और वो ओबीसी के अंतर्गत आता तो 101% आप लोग क्लियर हो, पास हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जो भंडारित भौम जल होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों, भूमिगत जल, जल भार, या फिर स्थित जल, या फिर गुप्त जल। तो देखो दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, पहली बात तो ये भौम जल के बारे में बात कर ही रहा है, इसी को हम भूमिगत जल या फिर अंडरग्राउंड क्या कहा जाता है, वाटर भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों पूछा ही ये गया और ऑप्शन में भी दोबारा यही दे रहे हो आप, तो ये तो होगा नहीं। जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर ए, वो तो बच्चों ने लगा दिया गलत, ठीक है। अब दोस्तों यहां से आंसर आपको चुनना है। तो दोस्तों कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी बारिश वगैरह होती है, नहर वगैरह से पानी वगैरह बहकर आता है, तो भूमि उसको धीरे धीरे पानी को सोख करती है, मतलब सक करती है, और सोख कर करके जमीन के भीतर जाता है, उसी को हम भूमिगत जल कहते हैं। लेकिन नीचे जाकर कहीं ना कहीं चट्टाने लगी रहती है और चट्टानों के बीच में गैप बना रहता है, चट्टानों के बीच में गैप बना रहता है, और जब उस चट्टानों के बीच में जब गैप बना रहता है, उन गैपों के अंदर जब पानी फुलफिल हो जाता है, उसको कहा जाता है एक्विफाई, यानी कि जलभार कहा जाता है उसको। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर सेकंड, वो बच्चों ने बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया था। कहां से पूछा गया? तो ये भी आपकी एनसीईआरटी साइंस की बुक से पूछा गया। जैसे ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपके बारिश का पानी हुआ, जमीन ने इसको शक कर लिया, तो ये क्या कहलाया, भौम जल यानी कि भूमिगत जल कह रहा है। लेकिन नीचे जब जाओगे तो चट्टानों के बीच में जो जगह बच जाती है, उसके अंदर जब पानी भर जाता है उसे जलभार कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहां पढ़ो, देखो यहां पर लिखा होगा, कहां लिखा है, देखिए, कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैल यानी कि चट्टानों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है, और इस प्रकार संचित भौम जल को भंडारण को जल भर कहते हैं। यहां से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। जिस जिस बच्चों ने यहां पर लगाया ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया आपके अपने एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने सेकंड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। डायरेक्टली आपके यहां से ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला आपके एग्जाम के अंतर्गत, ठीक, समझ गए सही बच्चे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, हाथियों के बारे में नीचे दे कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई हाथी के बारे में कथन दे रखे थे और विचार करने के लिए आपको बोला गया था, ठीक है। सर आपके टेट का पैक लेना है तो कैसे लें, समझ नहीं आ रहा है। सचिन वर्मा जी,
मैंने जो है अभी टेट के लिए, ना ही यूपी टेट के लिए, ना ही सी टेट के लिए, ना ही सुपर टेट के लिए अभी कोई बैच लॉन्च नहीं करा है मैंने। मैं होली का वेट कर रहा हूँ, होली का वेट कर रहा हूँ। होली के आसपास आपको सारे के सारे बैचेस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि होली के बीच में 5-6 दिन की छुट्टी पड़ जाएगी, तो बैच अभी लाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, होली का जो डिस्काउंट वगैरह होगा, होली की जो भी शुभकामनाएं वगैरह होंगी वो बैचेस के अंतर्गत मिलेंगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन होली के आसपास आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला यूपी टेट का भी बैच मिलेगा, मेरे पढ़ाए जाने वाला सी टेट का भी बैच मिलेगा, और मेरे पढ़ाए द्वारा जाने वाला सुपर टेट का भी बैच मिलेगा। ठीक है, मैं होली का वेट कर रहा हूं। अगर आप लोगों को वेट करना है तो होली तक का वेट करिए। मैं आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से, बिल्कुल एकदम नॉमिनल प्राइस के अंतर्गत एक बिल्कुल न्यू कोर्स, न्यू टीचर्स के साथ आपके साथ इंट्रोड्यूस करूं। ठीक है, जो कि एग्जाम आप देने जा रहे हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाई उन्होंने कर चुके हैं वो, और कई टीचर तो लगे भी हुए। ठीक है, तो होली का वेट कर रहा हूं, आप भी, मैं भी कर रहा हूं। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन क्या था देखो, हाथियों के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन पर विचार करना, देखिए पहला ऑप्शन है कि 3 माह के बच्चे, ओके ऑप्शन होगा यहाँ पर, ये रहा सही कथन को चुनना है। 4 ऑप्शन दिए थे, इन चारों ऑप्शन में से चुनना था आपको। देखो दोस्तों क्या बोल रखा है, 3 माह के हाथी के बच्चे का भार जो होता है वो लगभग लगभग 2 क्विंटल होता है। बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक वयस्क हाथी दिन के अंतर्गत 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल पत्तियां खा लेता है, और 3 महीने का जब हाथी का बच्चे का वजन करोगे ना आप, तो 2 क्विंटल तक उसका वजन मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, हाथी जो होता है अत्यधिक आराम नहीं करते, वह केवल 2 से 4 घंटे ही सोना पसंद करता है। बिल्कुल दोस्तों, हाथी बड़े ही विशाल हो लेकिन दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोना पसंद करते हैं। ठीक, कोई वयस्क हाथी जो होता है वो 24 घंटे के अंतर्गत 2 क्विंटल, 2 क्विंटल नहीं दोस्तों 1 क्विंटल होता है। कितना होता है? 1 क्विंटल होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया भी था, ये 2 क्विंटल नहीं होता, 1 क्विंटल होता है, 100 किलो होता है। झाड़ियां पत्ते वगैरह खा लेता है, तो ये गलत हो गया। अगला है, किसी हाथी के झुंड में 2-3 परिवार के सदस्य ही होते हैं, और उनके सबसे बुजुर्ग जो नर होगा, नहीं दोस्तों नर नहीं होता, नारी होती है, हथनी होती है, वो उसकी नेता होती है, नेतृत्व करती है। ठीक है, और किसी एक परिवार के या 2-3 परिवार के ऐसे हो हाथी कहीं पर भी आपके एग्जाम के अंतर्गत या फिर आपके एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये भी आपका गलत, तो जिस जिस बच्चों ने लगाया सी और डी वो गलत, ए और बी जिस जिस बच्चों ने लगाया बच्चों ने बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, तो ए और बी जिस जिस बच्चों ने लगाया, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने ए लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, हाँ ए और बी इज द राइट आंसर। समझ गए सही बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर देखो हाथियों के बारे में सारी चीजें दे रखी है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपकी यहीं से ही बनता है हर बार। जैसे कि देखो, एक बड़ा हाथी जो होता है वो एक दिन में 100 किलो या फिर 1 क्विंटल, कुछ भी दे रखा हो सेम वैल्यू होती है। एक दिन यानी कि 24 घंटे, बात वही पड़ती है आपकी। ठीक है, किलोग्राम से ज्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा जाते हैं या खा लेते हैं, पहला ऑप्शन मिल गया। अगला है, हाथी बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोना पसंद करते हैं, दूसरा पॉइंट मिल गया। हाथी को पानी से और कीचड़ों में खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि इनके शरीर को इनसे क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। क्योंकि इनके शरीर में आप देखोगे पसीने वगैरह नहीं आते हैं, इसलिए अपने शरीर के ऊपर एक कीचड़ का लेप लगा लेते हैं, जिसकी वजह से इनका शरीर ठंडा रहता है। और साथ ही साथ में इनके कान जो होते हैं वो पंखे की तरह आगे पीछे करके अपने शरीर को ठंडा करने में ये मदद भी लेते हैं। ठीक है, आगे करेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा हाथी अपने झुंड के साथ रहता है, और हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और उनके बच्चे ही रहते हैं। तो किसी एक परिवार के हो या 2-3 परिवार के हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिख रखा। हाथी के जो झुंड में होगा केवल क्या बोल रखा है, वो और उनके बच्चे ही रहते हैं। और झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है ना दोस्तों, वो पूरे के पूरे झुंड का नेता करती है, नर नहीं करता, नारी करती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, और हाथी 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, और फिर वे अपना झुंड छोड़ देते हैं और अकेला रहना शुरू कर देते हैं। और नंदू भी जब 14 से 15 साल का होगा तो अपना झुंड छोड़ देगा। तो ये पूरी की पूरी बात यहाँ पर दे रखी थी, और यहीं पर ही 3 महीने का, जब आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ते हो, तो 3 महीने का जो बेबी होता है, एलिफेंट बेबी होता है, इसका जो बच्चे का वजन होता है वो 200 केजी होता है। 200 केजी या 2 क्विंटल, कुछ भी कह सकते हो आप, सेम वैल्यू कहलाती है ये। ठीक है, सर बीटेट होगा कि नहीं? देखो दोस्तों, आरएस मस्ती आपका नाम जो भी हो, सरकार जो कहती है बिहार की, वो कहती है कि हर साल सीटेट तो एग्जाम 2 बार लेता ही है, तो सीटेट क्वालिफाई करने वाले बच्चे डायरेक्टली हमारे बिहार टेट के अंतर्गत या बिहार भर्ती के अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हो। अभी आपका बीटेट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आगे जाकर हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम दोबारा इसको करवा लेंगे। तो अभी करवाने की थोड़ी उम्मीद कम है। अभी ज्यादातर वो जो ध्यान दे रहे हैं वो 7वें फेज की भर्ती के ऊपर ध्यान दे रहे हैं।
ठीक है। और 7वें फेज की भर्ती को लेकर कल जो उनके शिक्षा मंत्री है, बिहार के शिक्षा मंत्री है, उन्होंने एक ट्वीट भी करा था और साफ साफ लिखा है उन्होंने कि 2023 के अंतर्गत हम 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती करने वाले हैं। जो 2.25 लाख या 2.25 लाख ऐसी बात चल रही थी, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम 3 लाख शिक्षकों की भर्ती करेंगे, नए शिक्षकों की। तो सभी के सभी बच्चे रेडी हो जाइए 2023 के लिए। अगर 2022 में एक बार और सीट आउट हो जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं भर पाए वो 2023 में एक बार शायद उनको एक बार और मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी की सारी बातें समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं, आगे चले। देखो दोस्तों क्या बोल रखा है कि रीटा ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने है, बिल्कुल मेरे सामने। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी? तो दोस्तों सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था इस तरीके से कि एक पक्षी ऐसा है जिसकी मनुष्य की भांति आंखें सामने की ओर होती है। आप किसी भी पक्षी को देखिएगा उनकी आंखें इस तरफ होंगी, इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। लेकिन हमारे यहाँ पर पक्षी कुछ ऐसे हैं जिनकी आंखें मनुष्य की ओर सामने की ओर होती है। देखो दोस्तों, दोनों आंखें हमारी सामने की ओर है, दोनों आंखें दिखाई देती है। तो उसी अनुसार इसकी जो आंखें हैं वो दोनों की दोनों सामने की ओर होती है और इसे कहा जाता है उल्लू। क्या कहा जाता है? आउल कहा जाता है। तो बस यही डायरेक्टली आपका क्वेश्चन सीधा ना देकर उल्टा दे दिया गया। अब कान आप चाहे ऐसे पकड़ लो या घुमाकर ऐसे पकड़ लो, पकड़ना आप लोगों को कान ही है। ठीक है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन घुमाया गया था, आंसर इसका सेम ही रहेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। जैसे कि देखो, ये पक्षी की आंखें एक आपकी साइड में है, लेकिन मनुष्य की उल्लू की आंखें दोनों की दोनों सामने की ओर होती है। बस यही आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला बोला गया है कि संकटपन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? तो डायरेक्टली दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक स्पीसीज है वो डियर की स्पीसीज है जो कि एंडेंजर्ड है, मतलब खतरे वाली प्रजाति है, कभी भी लुप्त हो सकती है अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो। जो कि कहां रहती है? तो वो लोकटक लेक में रहती है, लोकटक झील के अंतर्गत रहती है। अब ये लोकटक झील कहां है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये पूछा गया। तो डायरेक्टली दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो लोकटक झील है, आप लोगों को पता है इंडियन कल्चर के ऊपर एक बुक बनी हुई है, पूरे के पूरे भारत के बारे में वहां विस्तारित बताया गया, 28 राज्य और 8 यूटी में क्या क्या फेमस है, क्या क्या फेमस नहीं है, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। तो संगाई हिरण जो है ये उसके लिए प्रसिद्ध है। तो जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर डी संगाई, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। अब क्वेश्चन कहां से बना था? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन यहां से बना था, ये बुक का कवर पेज है आपके सामने। जब आप पढ़ोगे तब आपको यहाँ पर लिखेगा, पता चलेगा कि मणिपुर की पहाड़ियों की जो आपकी आर्द्रता है, वहां पर आप तो पढ़ोगे ध्यान से, तो विभिन्न प्रकार की किस्में और अद्भुत फूल पौधों की काफी सारी वैरायटीज जो है, जो कि क्या है, एक ध्यान रखिएगा दुर्लभ पेड़ पौधों की प्रजाति है यहाँ पर, जो कि लोकटक झील जो है वो ये है। देखो देख सकते, ये इमेज है लोकटक झील की। यहीं पर ही आप पढ़ोगे तो यहाँ की आपको ध्यान रखिएगा, आधिकारिक भाषा जो है वो मणिपुरी है, मणिपुर है तो मणिपुरी इसकी भाषा होगी। और राज्य पशु जो है वो सिंघाई है। क्या है? सिंघाई है। और यही जो है वहां पर देखने को मिलता है, उनको एक स्थान दिया गया रहने का, उनको बचाने का कार्य किया जा रहा है। तो डायरेक्टली जिस जिस बच्चों ने लगाया दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है सर, ये शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, मैंने कुछ भी बोलूंगा मैं पूरा का पूरा पीडीएफ आपको शेयर कर देता हूँ। आप सही बच्चों को पता है हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है। DK गुप्ता 1122, नीचे आपको मैंने कमेंट में पिन भी कर रखा है, कमेंट ब्लू कलर का दिख रहा होगा आपको, टेलीग्राम चैनल लिंक करके उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो डायरेक्टली ज्वाइन कर लेते हो। ये पूरी की पूरी मैं आपको पीडीएफ वहां पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ वहां से ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि वीनस फ्लाइट तथा पिचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियां जो होती हैं या फिर इनकी जो पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को क्या करते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं और उन कीटों को खा जाते हैं। और कीटों से यह पौधे डैश प्राप्त करते हैं। तो क्या प्राप्त करते हैं? तो डायरेक्टली क्वेश्चन में ये पूछा गया था। एक बच्चा बोल रहा है रितु कुमारी, सर जुलाई में सीटेट का एग्जाम होगा। देखो दोस्तों, नेक्स्ट सीटेट की बात करी जाए तो अभी आपके पास देखा जाए तो सीटेट करवाने के लिए एक्सपीरियंस हो चुका है टीसी कंपनी के पास और साथ ही साथ में सीबीएसई के पास। तो साल में वो 2 बार करवा चुकी है, मतलब पिछले साल भी करवाया था, इस साल भी करवाया है। तो 2 साल का उनके पास एक्सपीरियंस हो गया है। ऑनलाइन सेंटर कहाँ है, किस तरीके से, वो सारी की सारी चीजें उनको पता है, कैसे मैनेज करनी है, कैसे मैनेज नहीं करनी है। अगर हम पिछली बार यानी कि जो सीटेट हुआ है उसको देखें तो 1.5-2 महीने के अंतर्गत इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, पेपर करवा लिया और सारी चीजें करवा ली। तो इस हिसाब से जो सीटेट का रिकॉर्ड है साल में 2 बार करवाने का,
उम्मीद है कि जुलाई, अभी 4 महीने जुलाई में आने में, तो 4 महीने में आराम से इजी से नोटिफिकेशन देकर पेपर करवा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उनके ऊपर कि करवाना है कि नहीं करवाना। अभी चांसेस की बात करी जाए तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि जुलाई के अंतर्गत अभी सीटेट होने की पूरी आकांक्षा है, लेकिन अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है कहीं से भी। तो जैसे भी कोई न्यूज आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इतनी सलाह दूंगा कि जुलाई को मानकर अपनी तैयारी करना अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम की क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है सीटेट की पूछने की। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये जो पौधे होते हैं ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पोषक तत्व चाहिए होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, पहली बात, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होता तो ये सूरज के प्रकाश से, जल से और मट्टी वगैरह इन अलग अलग प्रकार की चीजों से अपना भोजन नहीं बना सकते। अब भोजन नहीं बना सकते तो भाई बढ़ने के लिए पोषण तत्व तो चाहिए। अब बढ़ने के लिए जो पोषण तत्व चाहिए होते हैं इन्हें, तो अलग अलग कीड़ों को अपने अंदर फंसाकर जालों के अंतर्गत उन कीड़ों से पोषक तत्व प्राप्त करने का ये प्रयास कर रहे होते हैं। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर आप पढ़ोगे तो देखो दोस्तों क्या लग रखा है कि इन्होंने इसको आराम से अपने, ये जो घड़े जैसा मुंह दिख रहा है इनको, इसके अंतर्गत ये कीड़ों को क्या कर लेते हैं, आराम से खुशबू के द्वारा इसको पचा लेते हैं, इसको फंसा लेते हैं, और इस प्रकार से कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। चाहे वो वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया या फिर सेरेसीनिया हो गया है, सैंड्यून हो गया, अलग अलग प्रकार के नाम है इनके। और आगे पढ़ोगे तो क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पदपों को मृदा से वे सभी पोषण नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? बिल्कुल दोस्तों, इनको वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं मिट्टी से, मृदा से, जो कि इनको आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए। इसलिए कीड़ों मकोड़ों का शिकार करके अपने पोषण तत्व की पूरी क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। तो जिस जिस बच्चों ने ए लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वाटर डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखो दोस्तों, ये कब रियो डी जेनेरो में के अंतर्गत सम्मेलन हुआ, 92 के अंतर्गत, 93 के अंतर्गत पहली बार मनाया गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली पूछा गया है कि कब मनाया जाता है। तो आप सभी बच्चों को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए और सभी बच्चों ने इस चीज को रट भी रखा है। क्या 22 मार्च को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बच्चों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया, वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। हूबहू आपके एनसीईआरटी में देखने को मिल रहा है। हूबहू एनसीईआरटी में देखो, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को। तो डायरेक्टली यही पूछा गया था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जिस जिस बच्चों ने अपना ऑप्शन नंबर 22 मार्च लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। अलग अलग प्रकार से हम पानी की बचत करने की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पूरा हूबहू सेम लिख रखा है आपके एग्जाम में। ठीक, और बाकी कई बच्चे पूछ रहे हैं सर आपकी क्लास का टाइमिंग क्या होता है? तो दोस्तों डेली आपकी हमारी जो क्लास होती है वो 12 बजे होती है। डेली मैं आपको 12 बजे क्लास लेता हूं आपकी, ठीक है। और 1 बजे आपकी क्लास होती है महेंद्र सर की, वो भी आपको ईवीएस प्लस एसएसटी करवाते हैं। ठीक है, किसके लिए? तो यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए। तो किसी भी बच्चे को अगर यूपी टेट सुपर टेट के लिए ईवीएस पढ़नी है तो वो 1 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं महेंद्र सर की क्लास में, और मुझसे अगर आपको पढ़ना है तो 12 बजे मैं आपको पढ़ाता हूँ सीटेट की ईवीएस, वहां पर जुड़ सकते हो। ये डेली हमारा क्लास का टाइम है। ठीक, बाकी जल्दी और भी टाइम मैं आपको बताऊंगा, उसके अनुसार हम अलग अलग क्लासेस को शेयर करेंगे, जल्दी आपके सामने पूरा टाइम टेबल आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, आरटी एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है। तो आरटी एक्ट 2009 क्या इंश्योर करता है? तो आप सही बच्चों को बताया था मैंने, आरटी एक्ट 2009 जो है इसके अनुसार शिक्षा को क्या कर दिया गया है, तो हमारा मूल अधिकार बना दिया गया है, और उसको रख दिया है आर्टिकल नंबर 21A के अंतर्गत। कहां से उठाकर? 45 से उठाकर। और इसी के अंतर्गत कहा गया है 21A के अंतर्गत कि जो भी बच्चा 6 से लेकर 14 वर्ष का है उस बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो कहां है 6 से 14? तो ये रहा, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात करी गई है। अब ये बात करी जाए एनसीईआरटी बुक में कहां है, तो दोस्तों जब आप पेडागोजी पढ़ते हो ना तो भी आपका ये वाला पॉइंट निकल के आता है, और बाकी जब आप ईवीएस एनसीईआरटी पढ़ते हो तो भी ये पॉइंट निकल के आता है। क्या है ये देखो, क्या है आरटी एक्ट अधिनियम 2009। आप कई बच्चे कहेंगे ये कौन सा चैप्टर है सर? आप अपना चैप्टर याद करिए, अनीता की मधुमक्खियां चैप्टर है ना अपना एक, उस चैप्टर के अंतर्गत ये दिया गया है कि यह 6 से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो डायरेक्टली जिस जिस बच्चों ने अपने एग्जाम में यहां पर लगाया था ऑप्शन नंबर 4, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया।
अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला कि आर्टिकल नंबर 21A के अंतर्गत उठाकर इसे रख दिया गया हमारा फंडामेंटल राइट बनाने के लिए 45 से उठाकर। अब आप बात करोगे 45, आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत क्या है, क्योंकि 45 का उठाकर जब 21A के अंतर्गत रखा है तो 45 तो खाली हो गया। तो 45 के अंतर्गत क्या है, तो 45 के अंतर्गत ध्यान रखेगा, अब 0 से लेकर 6 वर्ष तक जो भी हमारे प्री स्कूल होते हैं, यानी कि आंगनवाड़ी, यानी कि बाल वाटिका, इन बच्चों का लालन पोषण, उनके बारे में बात करी गई है, उनकी देखभाल करने की बात करी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं और यह चरण उचित क्रम में नहीं है। क्या बोल रखा है कि ब्लू आर गिवन स्टेप ऑन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अनियन क्रॉप, दिस स्टेप्स आर नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंस। सीक्वेंस में नहीं है ये पूरे के पूरे, आपको क्या लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है, सही क्रम में लगाना है। चलिए क्रम में लगाइए, आप भी पढ़िए मैं भी पढ़ता हूँ। पहले मिट्टी की गुड़ाई करनी है, बिल्कुल दोस्तों ये पहला स्टेप है। कभी भी किसी भी प्रकार को फसल बोने के लिए पहले हम मिट्टी की निराई गुड़ाई करवाते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। अगला है खरपतवार हटाना, ये तो आगे चलकर देखा होगा। फिर प्याज की सूखी पत्तियों को अलग है, ये प्याज को उखाड़ना ये भी बाद में। फिर बीज बोना, बिल्कुल दोस्तों ये दूसरा स्टेप है, बीज को बोना। और जब बीज बोओगे तो कुछ समय बाद बीज की पत्तियों के साथ साथ उसके खरपतवार भी आएंगे, तो तीसरा स्टेप होगा खरपतवार हटाना। अब जब खरपतवार हटाओगे तो धीरे धीरे प्याज की फसल बढ़ जाएगी, तो सड़ने से बचाने के लिए उसे समय पर उखाड़ना पड़ेगा आपको, और उखाड़ कर जो उसके पास सूखी पत्तियां होंगी उनको काट कर ही तो बाजार में आप जाओगे उसे बेचने के लिए। तो ये कुल मिलाकर आपके स्टेप। तो जिस जिस बच्चों ने ये स्टेप लगाया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी डी सी, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड। जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया, क्योंकि दोस्तों ये स्टेप हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका पांचवा, और ये हो गया आपका चौथा, और ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। तो इस तरीके से आपका पूरा स्टेप था, सही लगाया ना भाई हमने, ए ई बी डी सी, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही आंसर लगाया। जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। अब कई बच्चे कहेंगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन कहां पर पूछा गया, तो दोस्तों क्वेश्चन ये यहां से पूछा गया। देखिए, एक बच्चा है बासवा, वो अपने बारे में बता रहा है, कर्नाटक के अंतर्गत रहता है ये। तो बासवा बोल रहा है कि इनके इलाके में खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, खेत की मिट्टी को नरम करना। देखो, और किससे कर रहा है, जो कुल्हाड़ी नुमा आकार जैसे औजार दिख रहे हो इससे कर रहा है। इसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो खूंटी कहा जाता है। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि साउथ की तरफ खेतों की मिट्टी को नरम करने के लिए, बाड़ी की मिट्टी को नरम करने के लिए एक औजार का इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो खूंटी कहा जाता है। दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ, कर्नाटक की तरफ कुछ भी लिखा हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला मिट्टी को नरम करा, फिर इस बार भी खेत में प्याज की बीज बोएंगे, और ये कब की महीना है, तो जुलाई का महीना है। तो जुलाई के महीने में प्याज की खेती की बुआई होती है, ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। ठीक, बीज बोएंगे और बैल और कुरीगे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। तो दूसरा स्टेप क्या है, बीज को बोना। कैसे बो रहे हो, तो हल की मदद से, एक हल जैसा औजार होता है, इसके एक ऊपर खोखला पाइप लगा रहता है, इस खोखले पाइप के अंदर बीज डालते रहते हैं और एक एक बीज लगते हुए जाते हैं। तो इसी को यहाँ के लोग, साउथ के लोग क्या कहते हैं, तो कुरीगे कहते हैं। क्या कहते हैं, कुरीगे कहते हैं। अगली बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि बीज बोने के लिए जो औजार का इस्तेमाल किया जाता है उस औजार को क्या कहते हैं, तो कुरीगे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या है, बीज को बोना। अगला स्टेप क्या है, तो बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं, अब प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए और साथ ही निकल आई है खरपतवार। तो अब हमारा क्या है स्टेप, खरपतवार को बाहर निकालना। अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जो भी खाद्य पानी हो खरपतवार को चला जाएगा और हमारे प्याज की फसल का नुकसान हो जाएगा। ओके, बिल्कुल भाई, जो जो लेट जुड़ रहे हो सभी बच्चों गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, मेरे भाई सभी बच्चों गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ये है अपना तीसरा स्टेप, खरपतवार को उखाड़। चौथे स्टेप की बात करी जाए तो दोस्तों प्याज की फसल जो काफी बड़ी बड़ी हो गई है और सारे के सारे मिलकर इसको, प्याज को निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अगर ये प्याज जमीन के अंतर्गत से समय से नहीं निकाले गए तो सड़ जाएंगे। तो चौथा स्टेप क्या है दोस्तों, प्याज को जमीन के अंतर्गत से निकालना। और आखिरी स्टेप क्या है, तो सभी के सभी छोटे सारे के सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, तो प्याज के अंतर्गत जो सूखी पत्तियां होती है उनको इलीगे, क्या होता है, एक दरात होती है, दरात को इलीगे कहते हैं यहाँ के लोग, तो सूखी पत्ती काटने के लिए काम आ रही है। तो उस पत्तियों से काट काट कर अलग किया जा रहा है और प्याज को बोरियों में भरकर सब्जी मंडी में ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। किनके द्वारा, चाचा और अप्पा के द्वारा।
ठीक है, तो डायरेक्टली ये पूरे के पूरे स्टेप दिए गए थे आपके एनसीईआरटी बुक में और यही आपसे पूछा गया था। ठीक अरे भाई बस रसगुल्ला, नाम भी बड़ा मस्त है आपका रसगुल्ला जी। बस गुड आफ्टरनून होगी आपकी, गुड आफ्टरनून मेरे भाई, मैंने सुन लिया। ठीक, हाँ 10 जनवरी वाला भी करवाऊंगा दोस्तों, धीरे धीरे सारे पेपर करवाऊंगा, मेरे पास जितने पेपर आ गए हैं वो सारे पेपर करवाऊंगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि। तो देखो दोस्तों, आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं ना वो अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं, डायरेक्टली आपको ये बताना था। क्योंकि दोस्तों गर्दन में जो मांसपेशियां जो होता है वो क्या होता है, उनका पकड़ना आराम होता है। ओके, आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती है। यह एक क्या है, अनैच्छिक क्रिया है और साथी को आकर्षित करने के लिए। तो दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इनकी जो आंखें होती हैं, आई बॉल जो होती है, वो कैन रिमूव नहीं हो, मतलब घूम नहीं सकती है, एक जगह फिक्स होती है। जैसे कि हम देखते हैं, किसी को भी देखना हो तो ऐसे देख लेते हैं तिरछी निगाहों से, लेकिन पक्षी ऐसे नहीं देख सकते। उनको देखना होगा तो ऐसे देखना होगा, ऐसे देखना होगा, ऐसे देखना होगा, ऐसे देखना होगा, ऐसे देखना होगा। इसलिए पक्षी अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा हिलाते हैं ताकि वो दाएं बाएं ऊपर नीचे आराम से चीजों को देख सकें। तो बी इज द राइट आंसर। आप लोगों को मैंने एनसीईआरटी पढ़ाता हूं तो जब मैंने आपको बताया भी था कि तुमने देखा होगा कि कई पक्षी अपनी गर्दन जो है बहुत ज्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की आंखों की जो पुतलियां होती है वो घूम नहीं सकती है, आईबॉल जो होती है वो फिक्स होती है, घूम नहीं सकती है, इसलिए अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास देखते हैं। जैसे कि आप ये नीचे मुर्गी को देख रहे हो, कितनी ज्यादा गर्दनें हिला रही हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर सेकंड का हिंदी करवा दो। दोस्तों बिल्कुल सेकंड का हिंदी भी करवाऊंगा और पहले का भी हिंदी करवाऊंगा, टेंशन नहीं। ठीक है, पहले ईवीएस उठाया तो ईवीएस को कर लेते हैं और जल्दी मैं आपकी हिंदी क्लास शुरू कर दूंगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, तो जल्दी से बताइए हाईएस्ट रेनफॉल इंडिया के अंतर्गत कहां रिकॉर्ड है, कहां पर है? तो दोस्तों यहाँ पर देखो, दो बच्चे हैं, ये जो भी है बच्चा एग्जाम में पेपर देने गया था वो कंफ्यूज था दो ऑप्शनों के बीच में, इन दो बीचों के बीच में। ये दो तो बच्चों को पता था ये नहीं है, एक था चेरापूंजी और था एक था मासिन राम, दोनों एक ही जगह की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा कंफ्यूज इसलिए था दोस्तों, हर साल जो होता है वो मासिन राम के अंतर्गत भारी वर्षा होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है हमारे भारत के अंतर्गत, लेकिन इसमें एक बार इतनी ज्यादा वर्षा हो गई थी कि मासिन राम का इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लेकिन वो एक ही बार हुई थी, हर बार यहीं पर ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो एक बार इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, इसलिए बच्चे कंफ्यूज थे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मौसिन राम होता है वहीं पर ही सबसे ज्यादा मेघालय के अंदर पड़ता है, वहीं पर ही भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाया था अपने एग्जाम में, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया था, क्योंकि एनसीईआरटी बुक इसी को ही बोलता है। देखो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो हमारे भारत के अंतर्गत जलवायु के अंतर्गत देखा जाए तो बहुत ज्यादा विविधताएं देखने को पड़ती है, कहीं मरुस्थल है तो कहीं वर्षा बहुत ज्यादा है, कहीं ठंड कहीं ज्यादा है तो कहीं गर्मी बहुत ज्यादा है। तो वहीं पर ही बोला गया है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिन राम में होती है। तो देखो दोस्तों, भारत के साथ साथ विश्व में भी सबसे ज्यादा वर्षा की बात करी जाए तो भारत के अंतर्गत ही होती है, और सबसे ज्यादा जो भारत के अंतर्गत होती है वो मेघालय के मौसिन राम के अंतर्गत होती है, सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिला था। और अगली बार जबकि किसी किसी वर्षा जो राजस्थान है जैसे कि वो जैसलमेर में, वहां वर्षा ही नहीं होती। तो एक स्थान ऐसा है जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है और एक स्थान ऐसा है जहां पर वर्षा ही नहीं होती। तो कुछ भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो इस चीज के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिस जिस बच्चे ने अपने एग्जाम में फोर्थ लगाया था वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया।